नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में जबरदस्त सियासी बवाल मचा हुआ है। यूजीसी के नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं, इससे सवर्णों में भारी नाराजगी है। यूजीसी के नियमों के खिलाफ सवर्ण समाज सड़क पर उतर आया। दिल्ली से लेकर लखनऊ और मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। कुछ बीजेपी पदाधिकारी ने भी इस्तीफे दिए हैं। सोशल मीडिया पर रोल बैक यूजीसी ट्रेंड कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हो चुकी है, जिसमें अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार का उल्लंघन बताया जा रहा है। इन सब के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सामने आना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। ये नियम संविधान के दायरे में लागू होंगे। केंद्र सरकार की ओर से भ्रम दूर करने का वादा और सामान्य वर्ग के लिए भी प्रावधान जोड़ने का भरोसा दिया गया। ऐसे में सवाल है कि क्या शिक्षा के मंदिर में समानता लाने की कोशिश अब एक नए वर्ग संघर्ष को जन्म दे रही है? क्या यूजीसी के नए नियम वाकई समानता लाएंगे या नई असमानता पैदा करेंगे? क्या नए नियम सामाजिक न्याय की दिशा में कदम है या सवर्णों के खिलाफ भेदभाव? क्या झूठे आरोपों से बचाव जरूरी नहीं? क्या यूजीसी को संशोधन करना चाहिए? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। पहले एक रिपोर्ट। नहीं चलेगी, क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिल्ली से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से राजस्थान तक सवर्णों का यह गुस्सा यूजीसी के नए नियम पर है। आरोप है कि यूजीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने का नियम 2026 सवर्णों के खिलाफ है। शहर शहर प्रदर्शन का दौर है। यूजीसी के नए नियमों के विरोध का शोर है और नए नियम वापस नहीं लेने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल हो चुकी है। सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों का आरोप है कि ये नियम सवर्णों के खिलाफ है। नियमों में सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ भेदभाव की बात है। जनरल कैटेगरी के छात्रों को भेदभाव का शिकार माना ही नहीं गया है। सवर्ण समाज के लोगों का कहना है कि इन नियमों का फायदा उठाकर कोई भी छात्र सवर्णों को फंसाने के लिए झूठी शिकायत कर सकता है। विरोध को देखते हुए सरकार की ओर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पक्ष रखा। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है, इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो नियम भेदभाव को खत्म करने के लिए लाया गया था, उसी नियम पर भेदभाव को बढ़ाने का आरोप लग गया। इसी बीच सूत्रों ने खबर दी कि सरकार की कोशिश है कि सभी तथ्य सामने रखे जाएं, जिससे भ्रम न फैले। इसके लिए मंत्रालय सभी भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, क्योंकि सरकार सवर्ण छात्रों को बताना चाहती है कि ये नियम सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परिसर बनाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, न कि किसी वर्ग के खिलाफ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। क्या यूजीसी नियम सवर्णों के खिलाफ भेदभाव है? पहला सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूजीसी नियम सवर्णों के खिलाफ भेदभाव है? क्या इक्वलिटी कमेटी में सवर्ण क्यों नहीं रखे गए हैं? सवाल यह भी पूछेंगे कि झूठे आरोपों से बचाव का प्रावधान क्यों हटा? क्या नए नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि क्या यूजीसी को नियम वापस लेना चाहिए? चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। आज आरजेडी से उत्पल वल्लभ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो वहीं छात्र नेता अंशुमान भी इस डिबेट का हिस्सा है। इसके अलावा कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान और कोचिंग संचालक सुनील सिंह जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल छात्र नेता अंशुमान आपसे, यूजीसी के नए नियमों से आपको क्या आपत्ति है और क्यों है, या फिर आप इसके समर्थन में हैं? सबसे देखिए समर्थन की बात नहीं है। जिस तरीके से 77 सालों में एक वर्ग आज ऐसी हाशिए पर है
कि अगर हम स्वतंत्र आजाद भारत में एक गुलाम सवर्ण ही कहे जा रहे हैं, हर चीज में अब देश में सिर्फ वोट बैंक ही रह गई है। जहां दुनिया कहती है कि हम भारत को चांद पर ले चले गए, वहां आज भी जातीयता के तौर पर भेदभाव किया जा रहा है और हर तरीके से एक सवर्ण को ही इसमें मुखड़ा बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि छात्र में खास करके ये चीजों जो कि अब समानता, अब पूरा दुनिया एक तरह से हम लोग जब से आजाद हुए हैं, जब ये लोग बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है, दुनिया जो है सातवें जनरेशन में चल रहा है और आज भी हम लोग बस यही सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए हम लोग अब छात्रों को भी बांटा जा रहा है। पहले तो धर्म के नाम पर बांटा गया, पहले तो उसके नाम पर हम लोग का हर एक तरीके से शोषण हुआ। लाए गए हैं यूजीसी के नए नियम जो है वो वोट बैंक की राजनीति के लिए लाए गए। बस 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 इसको क्या है बस वही है जिस तरीके से हम लोग का एक तरीके से क्या है, अब हम लोग सब मिल करके बैठ के खाते हैं, एक दूसरे से अच्छी मित्रवत व्यवस्था माने व्यवहार है, तो हम लोग अब क्या होगा, फिर अब बढ़ते चले जाएंगे। जो चीज हम भूलते जा रहे हैं अब उसको याद दिलाना चाह रहे हैं। तो हम छात्र इस चीज से दूर रहना चाहते हैं। हम युवा चाहते हैं कि अब सब मिलकर के राष्ट्र को आगे बढ़ाए, लेकिन राष्ट्र के राजनेताओं ने हम लोग को अब तोड़ने का प्रयास कर लिया है यूजीसी के माध्यम से। ठीक, लेकिन गुरु रहमान, सरकार तो ये दलील दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर ये जो यूजीसी के नए नियम आए हैं और 2 केस स्टडी के बाद ये नियम लाए गए हैं। वो 2 केस स्टडी जो हुई थी वो रोहित वेमुला और पायल तडवी के केस का जो खुलासा हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी गई उसके तहत ये नियम लाए गए हैं। जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से उसके बावजूद मैं बता देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाया गया यूजीसी इक्विटी एक्ट का मैं पूरी तरह से समर्थन कर रहा हूं। इसमें कुछ 2 केवल संशोधन कर दिया है सर। एक तो पहला संशोधन ये कि अगर कोई किसी को झूठे केस में फंसा है तो उसकी गहराई से जांच हो और जांच होने के बाद फंसाने वाले के साथ कार्रवाई हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि स्वर्ण के साथ भी इस तरह का अगर मुद्दा उठे तो ऐसे परिस्थिति में स्वर्ण एक स्वर्ण की बात को सुनने वाला भी एक आयोग होना चाहिए। अदरवाइज मैं बता दूं कि माननीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से यूजीसी इक्विटी बिल लाया है, इसके भय से समानता का वातावरण होगा। 77 साल हो गए सर। लेकिन गुरु रहमान जी, मेरी बात भी तो सुनिए। आपने कहा कि एक तो इसमें सवर्णों को शामिल कर लिया जाए और दूसरा यह कि अगर कोई गलत शिकायत करता है तो उसको उसकी गहनता से जांच की जाए। अगर इसमें सवर्ण शामिल हो जाएंगे तो फिर SC ST और OBC का जिक्र करने की जरूरत क्यों होगी? सीधा सा किसी भी छात्र के साथ अगर असमानता या व्यक्तिगत उस पर कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, उसकी सीधे सी जांच होनी चाहिए। ये नियम तो सीधा ऐसे हो जाएगा। सर मेरी बात सुनिए। इस 77 साल आजादी को हो गए, जैसा कि अंशुमन कह रहे हैं, तो क्या यूनिवर्सिटी में, मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूं, यूनिवर्सिटी में जात के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? यूनिवर्सिटी में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? यूनिवर्सिटी में क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं होता है क्या? यूनिवर्सिटी में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता है? अगर माननीय प्रधानमंत्री ने यूजीसी इक्विटी एक्ट ला ही दिया और इससे भय का वातावरण होगा और भय के कारण अगर समानता होगी तो वैसी परिस्थिति में बैकवर्ड फॉरवर्ड, SC ST, हिंदू मुस्लिम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे। ये वोट की राजनीति नहीं हो सकती है, यह समानता को पटल पर लाने का एक अद्भुत प्रयास है जिसे मैं स्वर्ण होने के नाते सौदर से स्वीकार कर रहा हूं। शर्त केवल यह है कि झूठे केस में फंसाने वाले की गहराई से जांच हो और दूसरा शर्त यह है कि अगर स्वर्ण के साथ जहां पर OBC SC ST ज्यादा संख्या में है वहां स्वर्ण कम है, अगर स्वर्ण के साथ उत्पीड़न होता है तो स्वर्ण के लिए भी एक आयोग बने, तो ऐसी परिस्थिति में सब कुछ ठीक रहेगा। किसी भी तरह की इसमें राजनीति करने की, हो हल्ला करने की, चिल्लाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब प्रश्न समानता का उठा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है और इस कमेटी में जो थे उसमें भी स्वर्ण थे जिन्होंने इसे बनाया है। ऐसी परिस्थिति में यह एक्ट पूरी तरह से समानता लाने का एक अद्भुत प्रयास है। मैं इसका समर्थन कर रहा हूं और माननीय प्रधानमंत्री को इसके लिए ग्रेट सैल्यूट कर रहा हूं। ठीक है, सुनील जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। सुनील जी, जो मैं इस बिल को पढ़ पा रहा हूं उसमें इक्विटी कमेटी और हियरिंग कमेटी जो प्रस्ताव देगी, दोनों कमेटियों में सवर्ण जो सदस्य होगा वो अनिवार्य नहीं है। तो फिर
एक तरफ तो गुरु रहमान जी ये कह रहे हैं कि इसमें अगर सवर्ण बच्चों की के साथ भी कुछ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है, उनको भी अगर शामिल कर लिया जाएगा, दूसरी तरफ तो उनको कमेटी में भी नहीं रख रहे, तो फिर सवर्ण कैसे डाला जाएगा इसमें? सबसे पहले आपके दर्शकों को प्रणाम। सबसे बड़ी बात है कि ये जो समानता के नाम पर रेगुलेशन लाया है यूजीसी ने, ये लगता है कि यूनिवर्सिटी में भेदभाव होता है जाति के नाम पर, उसमें ओबीसी एससी एसटी को डाला गया है, लेकिन इसके लिए इक्विटी कमेटी बनाई गई है, उसमें जनरल का कहीं जिक्र नहीं है। और जनरल का जिक्र नहीं है तो मैं मानता हूं कि आपने क्या किया है कि एक सिक्के के पहलू के तहत एक लार्जर वर्ग को प्रोटेक्ट किया है, उनको जातीय उत्पीड़न से रोकने का प्रयास किया, उन्हें संरक्षण प्रदान किया है। लेकिन वहीं आपने, ये अच्छा है, होना भी चाहिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में किसी भी वर्ग जाति के साथ जातीय आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अच्छी बात है। और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में यूजीसी ने तैयार किया है, अच्छी बात है। लेकिन आपने वहीं पर एक ऐसे वर्ग को असुरक्षा की भावना में डाल दिया है जिनको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या यूनिवर्सिटी में एससी एसटी ओबीसी के साथ ही जातीय उत्पीड़न होता है? अभी आपने सुना होगा, पिछले 10 वर्षों से मैं सुन रहा हूं कि जेएनयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में ये नारे लगते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारे जूते चार। क्या वहां पर किसी सवर्ण के बच्चे के साथ जातीय उत्पीड़न नहीं होता है? होता है। लेकिन अब इक्विटी कमेटी में अगर जनरल नहीं होगा तो जनरल का बच्चा कहां जाएगा, वो अपनी शिकायत कहां करेगा? जातीय भेदभाव में ओबीसी एससी एसटी को रखा गया है, लेकिन उसमें सवर्ण को नहीं रखा गया है, इसलिए इसमें झूठी शिकायतें भी हो सकती है। कानून अच्छा है, लेकिन कानून में विसंगति है। जरूरी है कि आपने जो कमेटी बनाई इक्विटी कमेटी में, उसमें सवर्ण के प्रतिनिधि को शामिल कीजिए ताकि वो अपनी शिकायत करे, और झूठी शिकायत होने पर सजा का प्रावधान नहीं है, जबकि 2012 के कानून में यह था कि झूठी शिकायत करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। अब बताइए कि अगर कोई लड़का झूठी शिकायत के आधार पर सवर्ण का बच्चा अगर यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया जाता है और उसका करियर बर्बाद हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो शिकायत झूठी थी और वो कहीं आत्महत्या कर ले, तो इसके लिए कौन जवाबदेह होगा? ये तो सीधे सीधे आपने अनुच्छेद 14 ही नहीं, 15 और जीवन जीने का अधिकार 21 का भी उल्लंघन किया है। ठीक, अब मैं आता हूं पॉलिटिकल लीडर आरजेडी के जो प्रवक्ता है उत्पल वल्लभ जी। आरजेडी का कोई स्टैंड अब तक इस पर नहीं आया है, सिवाय एक आपकी जो प्रवक्ता है उनके अलावा किसी ने इस पर अभी तक का स्टेटमेंट नहीं दिया है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो भी मैं आपको बता दूं, प्रियंका भारती, शैक्षणिक संस्थानों में हजारों साल की जातिवादी गुंडाई को अब बंद होना चाहिए, ये प्रियंका भारती कह रही। संतोष जी, पैनल में बैठे सभी लोगों को पहले तो प्रणाम, आदाब। चूंकि आज पहली बार सब लोगों से मैं मुखातिब हूँ और सब शैक्षणिक संस्थान से हैं। ये जो रिपोर्ट, ये जो कानून आई है, ये एक रिपोर्ट के आधार पे आई है। यूजीसी ने पार्लियामेंट को और सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट दिया था। वो रिपोर्ट महज 5 वर्ष का जो था, वो जो 12 में कानून बनी, उसके बाद क्या स्थिति आई शैक्षणिक संस्थान में, उच्च शैक्षणिक संस्थान में, उसको लेकर के यह रिपोर्ट जो है वो की थी। उसमें पाया गया कि महज 5 वर्षों में, जो विगत 5 वर्षों यानी 19 से 24 के बीच में 110% या 118, ये करेक्ट कर लीजिएगा, इसमें वृद्धि आई है। यानी कानून पहले से भी थे, कानून पहले से भी थे, बावजूद इसके इसमें वृद्धि आई है। तो इसका मतलब है कि इसमें कहीं कोई बदलाव या इस समस्या जो और बढ़ रही है, तो इसका समाधान और निदान के लिए कुछ आवश्यक है, या तो कानून में या उसके इम्प्लीमेंट करने में, या कहीं ना कहीं कुछ न कुछ विसंगति है, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है, कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके वजह से कम नहीं हो रहा है समस्या बल्कि बढ़ रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं कि ये सवर्ण और ये अभिजात और ये क्या बोलते हैं बहुजन, ये सब मामला नहीं। मैं पूछता हूं आपसे, लैंगिक आधार पे जो बच्चियां होती है उसका जो उत्पीड़न होता है, उसमें तो सारे बच्चे हैं, चाहे सवर्ण हो, चाहे विपन्न हो, दलित हो, ओबीसी हो, सारे हैं और होता है। ये रिपोर्ट, सारे रिपोर्टों में ये चीज आया है। उसके बाद मैं बता दूं कि ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है, ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थान में जो टीचर हैं, जो छात्र हैं, जो कर्मचारी हैं, वो सब लोगों के लिए आए हैं। और उतनी ही नहीं,
सवर्ण बच्चों के साथ में या बच्चियों के साथ में भी अगर उत्पीड़न है तो वो भी इस कमेटी के पास जाएंगे। चौथी चीज मैं बता दूं आपको कि इस कमेटी में ऐसा नहीं है कि सवर्ण नहीं रहेंगे, बल्कि ओबीसी, एसटी और एससी दो 10 कमेटी बनेगी, 10 सदस्यीय कमेटी बनेगी, उसमें 3 रहेंगे। बाकी जो है ना, बाकी जो है उस विकलांग से होंगे, दिव्यांग के लिए भी है, ट्रांसजेंडर के लिए भी है, महिला के लिए भी है। तो अब बताइए, महिला के लिए जो होगा उसमें तो कोई जाति से नहीं है, उसमें कोई महिला रिप्रेजेंट करेंगी, जो ट्रांसजेंडर से होंगे वहां से आएंगे, जो दिव्यांग होंगे वहां से आएंगे। तो ये कहना कि ये किसी जाति के खिलाफ है, ये गड़बड़ है। पांचवी चीज मैं कहना चाहता हूं कि ये कमेटी सिर्फ ये कह रही है कि हम समानता कमेटी है, ये क्या है, ये जो है ना समानता समिति है ना। तो अब बताइए कि विषमता पाया गया और रिपोर्ट भी आया है, और जब रिपोर्ट में आया कि विषमता है, विसंगतियां है, जातीय आधार पर उत्पीड़न चाहे जो भी मामला है, तो समता विषमता है, तो समता के लिए यह कमेटी है। अब समता विरोधी कोई हो सकता है क्या? यह न्यायपूर्ण नहीं होगा यदि कोई समता का विरोधी हो। बात की है वो जरा तो डेटा मैं स्क्रीन समझता पर हूं डालें। कि यह हाँ। किसी जात वर्ग के खिलाफ नहीं है, यह समता के समर्थन में है और मैं ये दर्शकों के लिए विषमता थोड़ी के सी खिलाफ में सहूलियत कर है। देता तो हूं। जो भी डेटा के साथ न्यायपूर्ण मैं थोड़ा इसको सा explain सोचेंगे कर दूं, वो उसके बाद मैं समता और जाऊंगा विषमता है। वरिष्ठ तो पत्रकार अभी जी की तरफ। बताइए कि विषमता अरुण दूर पांडे जी की होनी तरफ चाहिए जाऊंगा। या नहीं हाँ। होनी चाहिए। मैं जरा- चौथी चीज मैं कहना चाह रहा हूं हाँ। कि मेरे पैनल में बैठे साथी कह रहे थे कि 2012 में जो कानून था उस मामले में इस कानून में कुछ बेहतर कानून था, जिसमें देखे कि जो आरोपी हैं, अच्छा देखिए ये जो कमेटी बनी है, ये कमेटी सिर्फ रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट किसको करेगी? रिपोर्ट किसी को करेगी? VC को करेंगे। यह रिपोर्ट, कमेटी फैसला नहीं सुनाने जा रही है, कमेटी जांच करेगी, जांच के बाद रिपोर्ट करेगी। रिपोर्ट, कमेटी को फैसला सुनाने का कहां अधिकार है? इसलिए मैं समझता हूं कि यह हाय तौबा जो है वो बिना समझे हुए किया जा रहा है, और इसमें और भी अगर कोई भी संगति है तो उसको और कड़ाई से दूर करना चाहिए। चूंकि बचिया किसी धर्म की नहीं है, किसी जात की नहीं है, जो विकलांग है वो किसी जात धर्म के नहीं है, जो दिव्यांग है वो किसी जात धर्म के नहीं है, ट्रांसजेंडर कभी इस जातीय भेदभाव जो कह रहे हैं उससे नहीं है। आपकी तो बात से इसलिए तो यह बात- व्यापक रूप से, आपकी- और आपकी ये बात- बात कहा गया है कि सवर्ण को जी, साथ आप में कम अगर से कम कोई सुनिए उत्पीड़न तो। होगा तो वो इस कमेटी में नहीं जाएंगे अपनी तो शिकायत को मैं लेके। एक ट्वीट ये करके कहीं नहीं है क्लियर इस कर रहा ना। कमेटी में। तो जरा मैं ये- समझता हूं ये कि जो एक डेटा तरह है का वो बात स्क्रीन पर है रखिएगा। कि कौवा कान ले गया, हाँ। अब कान अपना नहीं चेक करके आप कौवा देख रहे हैं, वो ऐसी बात होगी। सवर्ण सदस्य होना अनिवार्य नहीं है, पहली बात। कौन कौन होना अनिवार्य है वो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। 9 सदस्यों वाली समानता समिति बनाई जाएगी, जिसमें से 5 सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। विरोध करने वालों का कहना, सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? उत्पल जी को कुछ दिक्कत आ रही, जरा उत्पल जी की दिक्कत को जरा दूर करें। बाकी सबको आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। हाँ। हर संस्थान में 9 सदस्यों वाली समिति बनाई जाएगी, जिसमें से 5 सीटें आरक्षित होंगी, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। विरोध करने वालों का कहना है कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले ही शोषक मानते हैं और झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया जाता है। दूसरी, यूजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2019-20 में 173 शिकायतें आई थी, जो 2023-24 में बढ़कर 378 हो गई। हालांकि यह संख्या कुल छात्रों का केवल 0.0018% है। अब आता हूं मैं ऐसे ही अब मैं आता हूं अरुण पांडे जी की तरफ। बटर बटर कितना देखते हैं बैठता अरुण पांडे जी, ये जो पूरा मामला है, सवर्ण छात्र ये कह रहे हैं कि उनको पहले से दोषी मान लिया गया है। जो कमेटी 9 सदस्यीय होगी उसमें सवर्ण होना अनिवार्य नहीं रखा गया है। और तीसरा, जो 118% बढ़ोतरी दिखाई जा रही है, उसका दूसरा एंगल यह भी है कि अगर कुल छात्रों का जो आंकड़ा है वो 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा है, और उसमें से अगर 378 शिकायतें आई हैं, तो ये कुल शिकायतों का 0.0018% बनता है। नहीं, जो शिकायत आई है आप उसका उल्लेख कर रहे हैं। जो शिकायत नहीं आई है और भेदभाव के शिकार रहे हैं उनकी तो चर्चा नहीं हो रही है। देखिए, मैं मानता हूं कि ये कानून की जरूरत है। यूनिवर्सिटी में आज पूरे देश भर में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय सहित 1300 से अधिक यूनिवर्सिटी हैं, 50,000 से अधिक कॉलेज हैं और 4 करोड़ से अधिक बच्चे हायर एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटी के गाइडलाइन से, रेगुलेशन से चलते हैं वो है। अब ये जो बात आई, बात ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट में 2 केस आए और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि भाई आप ये भेदभाव जो यूनिवर्सिटी में है, परिसर में हो, कॉलेज विश्वविद्यालय परिसर में, उसे रोकने के लिए कानून बनाइए। और उस संसद की कमेटी बनी, दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी ने रिपोर्ट दी
ये सब बात अपनी जगह है, लेकिन ध्येय और उद्देश्य इसका क्या है? ध्येय उद्देश्य है कि विश्वविद्यालय परिसर में, कॉलेज परिसर में समानता का भाव रखना, समानता सबके प्रति समान भाव रखना, और दूसरा है जातीय भेदभाव रोकना। अब इसमें समानता की बात आप करते हैं, भेदभाव की परिभाषा जो कानून अभी बयान बना है, उस भेदभाव की परिभाषा ही किया गया है, उसमें 3 अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, इनके संरक्षण का उल्लेख है। तो बाकी तो एक ही वर्ग बचा, वो सामान्य वर्ग बचा। जो रहमान साहब अभी बात बता रहे थे, वो उसका ध्येय क्या है? यही कि एक वर्ग को आपने अलग कर दिया। मतलब यह है कि लगता है कि वो एक संभावित अपराधी वही है। जो भाव आज विरोध शुरू हुआ है उसका कारण ये है। दूसरा है कि कोई फर्जी शिकायत, गलत शिकायत कर दे। अभी इस कानून में टाइम बाउंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ही किया, कहा है, तो टाइम बाउंड है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कमेटी बनाएंगे, ठीक है, विभागाध्यक्ष या वीसी उसके हेड करेंगे, लेकिन जो आपने ठीक ही कहा कि कमेटी में जो स्वरूप होगा उसमें 5 महिला, ये 3 वर्ग जो आप बता रहे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, यही ये वर्ग है जिसके साथ भेदभाव रोकने के लिए, ये तो संविधान में भी प्रावधान है। अनुसूचित जनजाति के साथ कोई अत्याचार निवारण के लिए तो पहले से सख्त कानून बने हुए हैं। लेकिन मैं मानता हूं समय की मांग थी। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट कहती है कि 75% वंचित समाज के जो छात्र हैं वो इसके कहीं ना कहीं किसी रूप में इससे प्रभावित होते हैं। कानून बनना चाहिए था, कानून सख्त होना चाहिए था, लेकिन इसमें किसी जाति वर्ग विशेष का उल्लेख, किसी जाति वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, किसी प्रांत का हो, चाहे जन्म स्थान कहीं रहा हो, किसी के साथ भेदभाव हो, तो सख्ती से सख्ती कार्रवाई आप कीजिए ना। तो इसलिए मैं मानता हूं कि जो स्पिरिट इसका है, जो ध्येय और उद्देश्य था, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में, कानून बनाने में कहीं ना कहीं इसको फोर्स ही नहीं किया गया। और आज की तारीख में जो कई राज्यों में विरोध हो रहे हैं, वो अभी जो भाजपा केंद्र में है उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति हो गई है। और मुझे याद आता है वो 91 का जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी लागू करने की बात, जिस ढंग का विरोध हुआ था, ये यूनिवर्सिटी परिसर में एक अनावश्यक कहिए कि अभी इनवाइट कर दिया गया, अब एक बवाल शुरू हो गया है। और आप तो अभी इसका विरोध कर रहे हैं कानून वालों का, जो इसके समर्थन, जिसको आज ओबीसी को भी शामिल किया गया है। कहीं ऐसे लोग जो इसके समर्थन में सड़क पर उतरेंगे, कॉलेज परिसर में होगा, तो देश का स्वरूप क्या होगा? ये एक बड़ा सा ही खतरा हो गया है। इसलिए आज यूनिवर्सिटी में समानता के लिए, जातीय भेदभाव समाप्त करने के ध्येय उद्देश्य भी बनाए गए, तो इसका प्रतिफल क्या दिख रहा है, इसका तो कोई रास्ता निकालना होगा। आपने संकेत में कहा कि अब सरकार इस पर फिर पुनर्विचार करेगी, सुधार करेगी, तो सुधार करके किसी के लिए इंटरेस्ट, चुनाव के पहले क्यों? अभी 2 महीने के बाद बंगाल में चुनाव होगा और 5 राज्य में चुनाव होंगे, इसके पहले ही क्यों किया गया? कई सारे सवाल हैं। इसका तो नहीं, तो इससे तो फिर इसको सरकार को नुकसान है ना, फायदा क्या है? अगर आपसे सवर्ण छिटक रहे हैं तो फिर सरकार को नुकसान है इसमें। अभी तो सामने पिछले महीने आपसे कहा कि एक और आगे कुआं और पीछे खाई है। आपने ये बात सही है कि ओबीसी को इसमें शामिल करके एक सामाजिक न्याय का वृहत जो एक परिदृश्य होता है, एक सोच और चिंतन को दर्शाता है। उस पर भी मैं आऊंगा अरुण पांडे जी, क्योंकि कई जातियां ऐसी हैं कि जो किसी स्टेट में वो जनरल में है, किसी स्टेट में वो ओबीसी में हो जाती है। उसको मैं बाद में आपसे समझूंगा, लेकिन मैं अभी छात्र नेता अंशुमान की तरफ जा रहा हूं। एक तरफ शिक्षा मंत्री खुद आकर ये कह रहे हैं कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी, बेवजह परेशान ना हो, तो फिर आपको भरोसा क्यों नहीं है शिक्षा मंत्री की बात पर? सबसे बड़ी चीज है सर कि इन लोगों पर भरोसा होने भी नहीं चाहिए जिस तरीके से है। क्योंकि आगे कुछ अगर वो आदमी, अगर कोई छात्र है, बार बार हम एक छात्र प्रतिनिधि भी रहा हूं पटना विश्वविद्यालय का, जहां से कितने बड़े बड़े हस्ती निकले हैं, और 28 वर्षों के बाद मैं वहां चुनाव भी जीता। बहुत सारा संघर्ष देखा, छात्राओं का देखा, छात्रों का देखा, है ना। जब इसके पहले हम लोग सब मिलकर के कोई आंदोलन करते थे और सब लोग, सभी जाति उसमें दिखता ही नहीं था कि हम कौन से जाति है, बस एक पार्टी, एक संगठन दिखती थी। लेकिन आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूं इस यूजीसी के बाद कि उसमें हर एक जातियां हर एक बट गई है, एक पक्ष कुछ कह रहा है, दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है। तो हमारे जिस तरीके से हमारी समाज को तोड़ा गया, धर्म के नाम पर एक दूसरे के अलग तरीके से तोड़ा गया, सिर्फ धर्म का एक झंडा थमा दिया गया, उसी तरीके से हम छात्रों को बांट करके लोग कहां ले जाएंगे? क्या हम खुद नहीं समझ पाते हैं कि जब छात्र में अगर ये सब भावनाएं होगी तो आगे चल करके हम राष्ट्र के निर्माण में हम कितनी सहभागिता दे पाएंगे?
क्योंकि हम तो अगर हम पर कोई आरोप लगेगा और मैं जेल चला जाऊंगा तो हम अपना संघर्ष करते रह जाएंगे, तब तक सड़ जाएंगे जेल में, और उसके बाद हम कानून का पाठ पढ़ते रहेंगे। ठीक, हमारे कैरियर तो खत्म हो जाएगा। गुरु रहमान जी की तरफ जा रहा हूं। गुरु रहमान जी, दरअसल छात्रों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि अगर उन पर किसी ने आरोप लगा दिया, राजनीति से प्रेरित होकर आरोप लगा दिया, तो फिर इस कानून के तहत अगर वो सवर्ण छात्र है तो उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठ जाएगी। अगर पैनल में भी सब ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के ही बैठे हुए होंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी और उसका करियर खराब हो जाएगा। और आमतौर पर छात्र राजनीति में ऐसा कई बार देखा भी गया है। इसको लेकर अगर वो सोच रहे हैं तो फिर क्या गलत सोच रहे हैं? देखिए सर, मैं स्पष्ट सभी तरह का इसमें मैं कह रहा हूं कि ये माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, जो दिग्विजय सिंह के द्वारा, रविशंकर प्रसाद के द्वारा जो कमेटी बनी, यूजीसी इक्विटी एक्ट, इसके लिए हाय तौबा क्यों? जब ये कह रहे हैं कि हम अंशुमान बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में छात्र बंट गए हैं, ओबीसी के अलग हो गए हैं, एससी के अलग हो गए, एसटी के अलग हो गए हैं, पहले एक बैनर के तहत था। तो मैं कह रहा हूं जब मंडल कमीशन लागू हुआ था तो उस वक्त मैंने मैट्रिक किया था, आपको पूरी तरह से याद नहीं है। जब मंडल कमीशन में मंडल कमीशन के बावजूद जब सब छात्र बैकवर्ड फॉरवर्ड, एससी, एसटी सब एक साथ हैं, तो फिर अब बंटने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि केवल और केवल इसमें सुधार की यही जरूरत है कि अगर किसी पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उसकी गहनता से जांच हो। दूसरी बात की कमेटी में एक ऐसा व्यक्ति भी हो जो निष्पक्ष रूप से जांच कर सके, वो फॉरवर्ड ही हो, स्वर्ण हो या कोई हो, निष्पक्ष जांच कर सके। अदरवाइज अगर सामाजिक न्याय की बात आप भारत के सरजमी से कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सामाजिक न्याय की दिशा में यह यूजीसी इक्विटी एक्ट, यूजीसी इक्वलिटी एक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। जब हर सब लोग, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, जनरल हो, सब एक हो जाएंगे और तब हमारा भारत आगे बढ़ेगा। और देखिएगा, ये बहुत सोची समझी दूर की चाल है भारत को महान बनाने का। ये मेरा कथन है और मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। इस बिल को लागू होना चाहिए। ठीक, सुनील जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। सुनील जी, अगर इसमें किसी पर झूठा आरोप लगाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई वाला प्रावधान डाल दिया जाए, और जो 9 लोगों का पैनल बैठेगा, जांच कमेटी बैठेगी, उसमें अगर किसी एक सवर्ण व्यक्ति को भी शामिल कर लिया जाए, ये 2 चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या ये फिर ठीक है? जी नहीं सर, मैं इससे थोड़ा सहमत हूँ। जातीय भेदभाव के नाम पर आपने प्रोटेक्ट किया है ओबीसी, एससी, एसटी को, वहीं पर उस परिभाषा में आपने सबको क्यों नहीं शामिल कर लिया? कोई भी किसी भी जाति का हो, अगर कोई जाति के नाम सूचक शब्द का प्रयोग करके अगर भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। और जो पैनल है, जो इक्विटी कमेटी है, उसमें निश्चित रूप से आप जनरल का उल्लेख कीजिए और झूठी शिकायत पर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। सामाजिक न्यायालय मंत्रालय के अभी आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे, सम्मानित प्रवक्ता, कि 118.4% मामले बढ़े हैं। सही बढ़े हैं, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। सामाजिक न्याय मंत्रालय का एक रिपोर्ट आया है कि 2019 में 177 मामले आए थे, 2023-24 में 378 मामले आए। और आपको पता है कि पूरे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कितने उच्च शिक्षा में कितने छात्र हैं? 4,33,00,000 छात्र हैं। उसमें से 378 मामले आते हैं, यानी 0.003% आंकड़ा है। कितना छोटा आंकड़ा है। इसके लिए आपने क्या किया? पूरे सवर्ण छात्रों को अनुच्छेद 14 से वंचित कर दिया, 15 से वंचित कर दिया, 21 से वंचित कर दिया। आप इसमें एक सुधार कीजिए। जातिगत भेदभाव है, लैंगिक भेदभाव है, जन्म स्थान का भेदभाव है, नस्लीय भेदभाव है, उस भेदभाव से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जाति वाला जो भेदभाव है उस क्लॉज को सुधारिए और उस पैनल में उल्लेख कीजिए इक्विटी कमेटी में कि जनरल होगा, उसमें स्पष्ट उल्लेख नहीं है। तीसरी बात कि निश्चित रूप से झूठी शिकायत होने पर दंड का प्रावधान होना चाहिए, तब ये कानून तर्कसंगत है और समानता के सिद्धांत का पालन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और संविधान भी कहता है, किसी वर्ग विशेष या किसी बड़े विशेष के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए आप दूसरे किसी वर्ग या समुदाय के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना जांच के किसी को दंडित करना समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है। नेचुरल जस्टिस का जो सिद्धांत है, नैसर्गिक सिद्धांत है, उसका उल्लंघन है। इसलिए जल्दी से इसमें सुधार हो, नहीं तो सरकार पुनः विचार करे। हाँ उत्पल जी, आपकी प्रतिक्रिया? कह रहा हूँ पहली बात को समझना चाहिए। मैं कह रहा हूँ
ये इस देश में या पूरी दुनिया में आधी आबादी महिलाओं की है। जो सवर्ण कह रहे हैं उसमें 50% जो महिला है वो कहाँ है, ये बताइए आप। वो सवर्ण में है या फिर वो पिछड़ों में है, एसटी में है, एससी में है? क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, आप मामला को समझिए। ये जो महिलाएं हैं और सबसे ज्यादा उत्पीड़न का शिकार महिलाएं हैं। अभी पटना में छात्रा के साथ हुआ, एक चीज। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि ये महज यूजीसी के संस्थानों में ही लागू है, जबकि यूजीसी के संस्थानों में कितने छात्र पढ़ रहे हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 2019-20 में 3,85,00,000 विद्यार्थी थे, 173 शिकायतें आई, जिसमें से 155 का निपटारा हो गया। और 2023-24 में 4,50,00,000 थे, 378 शिकायतें आई और 341 लोगों का शिकायतों का निपटारा हो गया। संतोष जी, क्या कोई ओबीसी शिक्षक या छात्र किसी के साथ उत्पीड़न करेंगे तो उसके खिलाफ शिकायत नहीं होगा क्या इस कमेटी में, और जांच नहीं होगा क्या? जिक्र नहीं है, ये समझ लेना कि ये किसी जात वर्ग के खिलाफ है और किसी जात वर्ग नहीं है, इसीलिए तो परेशानी है। ठीक है, मेरे पास समय कम है, अरुण जी के पास जा रहा हूं। अरुण जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे बिहार में अग्रवाल समाज, बनिया समाज है, वो उत्तर प्रदेश में जनरल में आता है, बिहार में ओबीसी में आता है। कुर्मी समाज कहीं पर जनरल में है, कहीं ओबीसी में है। जाट समाज किसी राज्य में जनरल में है, किसी राज्य में ओबीसी में है। फिर उनके लिए क्या प्रावधान है? उनको अगर समझाना हो तो कैसे समझेंगे? देखिए संतोष जी, आप जिस यूनिवर्सिटी के इस रेगुलेशन पर आज चर्चा कर रहे हैं, उसमें सिर्फ मैंने फिर आपसे कहा कि भेदभाव को जो परिभाषित किया गया है, उसमें जिस 3 जाति विशेष वर्ग को, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को शामिल किया, जिसमें यदि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव हो, चाहे वो लैंगिक हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, तो इसको रोकने के लिए सब कानून में सब कुछ आप कीजिए। लेकिन इसमें समानता की बात जो आपने की, एक को तो आपने अलग कर दिया। यही तो ये समानता के स्पिरिट को डिफीट कर रहा है। दूसरा, रहमान जी और सभी लोगों की राय और मेरा भी दृढ़ मत है कि यदि गलत कोई शिकायत करे, आप उसको जब तक आंसरेबल नहीं बनाएंगे तो जो यूनिवर्सिटी का माहौल है, देखिए आदर्श स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के आज 80-8 दशक बीतने के बाद भी ये हम लोग आज भेदभाव है, जहाँ की लोग करियर बनाने जाते हैं और है भेदभाव, इसको कोई इनकार नहीं करा। आजकल तो यूनिवर्सिटी में फर्स्ट डिवीजन देने के लिए, टॉप करने के लिए क्या क्या नहीं सभी, इसमें रहमान साहब भी बताया आपने। सेंट्रल में भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मुझे याद है 3 दशक पहले जाति विशेष के लोग कैसे टॉप किए जाते थे, कराए जाते थे। भेदभाव लेकिन इस कानून में शिक्षकों को भी बांधा गया है, लेकिन इसमें खास जाति, 3 जाति की जो बात है, विरोध यही हो रहा है। आप कर दीजिए ना, किसी जाति विशेष का, किसी जाति का, किसी वर्ग का हो, सबको हम इस पर व्यू में लाएंगे। एक को तो आप इसमें जिसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं, अनिवार्य रूप से आप कमेटी में दे रहे हैं 30 को, और एक को आप कहीं उल्लेख नहीं है। हाँ, पाबंदी नहीं है लेकिन उल्लेख नहीं है, यही कहीं संदेश जा रहा है कि भाई। गुरु रहमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, 30 सेकंड है मेरे पास सर, जल्दी से कहिएगा। हाँ, देखिए सर, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये लोग यूजीसी इक्विटी की बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। अगर किसी स्वर्ण महिला को, अगर किसी स्वर्ण दिव्यांग को, यदि किसी ट्रांसजेंडर को अगर कोई गलत दृष्टि से देखता है या गलत छेड़ता है, तो क्या उसके लिए कानून नहीं है? आईपीसी की धारा जो बीएनएस में बदल के उसके लिए कानून है। इस कानून में केवल 2 सुधार हो जाए कि जांच परख के दंडित किया जाए और झूठे शिकायत करने वालों को दंडित किया जाए, और इसमें कमेटी में एक निष्पक्ष व्यक्ति हो। अदरवाइज यूजीसी इक्विटी एक्ट, मेरे पास समय कम है, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये यूजीसी का जो पूरा विवाद चल रहा है, इस पूरे विवाद को हम अपने दर्शकों के विवेक पर छोड़ते हैं कि वो इस पर अपनी क्या राय कायम करना चाहते हैं।